Today I have come up with the Economic and Political Weekly EPW magazine, issue number 25, volume 60. Let's start with the new issues, and there are some very important articles in this EPW magazines. Let's move to the first article. The first article is about the cervical cancer. This article focuses on the cervical cancer. Why the cervical cancer is being discussed? Because the numbers are showing the grave nature of the disease. By nature, this disease is prevalent in women only. If we see the amount or the quantity of people died in the cervical cancer, it is huge, and there has been a lack of understanding about the cervical cancers among the masses, among the governments, among the health arena. And this came into the news in the last 1 or 2 years when Poonam Pandey episode, you have been all knowing about this, when she declared that she died because of cervical cancer. There have been the debates and the discussions in newspapers and other mediums of information and broadcasting. Let's see what the number has to say. India accounts for nearly a quarter of the global cervical cancer. India accounts, see, the numbers is ranging from 35,000 to 80,000. And the main problem in cervical cancer detection is स्क्रीनिंग नहीं हो पा रही. किन लोगों की स्क्रीनिंग नहीं हो पा रही है? जो सर्वाइकल कैंसर से पीड़ित है, जो है उनको पता नहीं है. तो टेस्टिंग और स्क्रीनिंग की संख्या कम है और अवेयरनेस कम है लोगों को इसके बारे में. एंड दिस इज द सेकंड मोस्ट कैंसर डिजीज इन वुमेन आफ्टर द ब्रेस्ट कैंसर. सी हियर, इंडिया के पास कैपेबिलिटीज हैं, जैसे कि सेवरल वैक्सीन्स भी हैव सर्वावेक, जो कि टारगेटेड है सर्वाइकल कैंसर्स के प्रिवेंशन के लिए. बट द प्रॉब्लम इज दैट दिस is not the part of planning of health department, or it is also not the part of national immunization program NIP, where several diseases like measles, rubella, etc. are the part of national immunization program. और the cervical cancers का कारण क्या है? HPV वायरस से होता है, ह्यूमन पेपिलो वायरस. एंड इसके लिए वी हैव HPV वैक्सीन्स, और इसको प्रिवेंट करने के लिए हमारे पास सेवरल HPV वैक्सीन है, जैसे कि गार्डासिल्स, सर्वारिक्स, एंड इंडिया हैज ऑन सर्वाविक. एंड क्यों हम इस चीज़ों को, इन वैक्सीन को स्कूल के टाइम पे या फिर जो चिल्ड्रंस होते हैं उनको इम्यूनाइज नहीं करते हैं, जो कि बाद में सर्वाइकल कैंसर का रूप ले लेते हैं. जैसे कि एक पोलियो ड्राइव चली थी, एंड पोलियो ड्राइव अभी भी चल रही है, ताकि जो पोलियो है वो जाके यंगर एज में ना हो जाए किसी को. एंड India has almost eliminated polio cases, but we have polio cases in Pakistan, Afghanistan. रीजन्स क्या है उन देशों में पोलियो केसेस होने का? द रीजन है कि उन देशों में एक ट्रेडिशनल फियर्स हैव बीन जनरेटेड कि आप पोलियो वैक्सीन लगाओगे तो आपकी फर्टिलिटी पे इफेक्ट पड़ेगा, द फर्टिलिटी ऑफ मैन और वुमन विल बी इम्पैक्टेड. यही बात ह्यूमन पेपिलो वायरस जो कि कॉज करता है सर्वाइकल कैंसर, तो सर्वाइकल कैंसर के बारे में भी यही भ्रामक और यही भ्रांतियाँ फैलाई जाती है समाज में कि आपके सेक्सुअल लाइफ या फिर आपकी बच्चा पैदा करने की क्षमता, फर्टिलिटी, इनको बहुत ज़्यादा इफेक्ट करने वाला है. ये चीज़ें, ये भ्रामक चीज़ें हैं, ये रियलिटी नहीं है. सो एक एजुकेशनल और अवेयरनेस ड्राइव होनी चाहिए ताकि इन जो भ्रांतियाँ हैं उसको क्लियर किया जा सके. एंड गवर्नमेंट एंड हेल्थ डिपार्टमेंट अक्रॉस द स्टेट्स, चूँकि हेल्थ एक स्टेट सब्जेक्ट है, तो स्टेट्स को एक इम्पोर्टेंट स्टेप्स लेने होंगे ताकि ये जो भ्रांतियाँ फैल रही है उनको कंट्रोल में ला सके और सच्ची और एक्यूरेट जानकारी दिया जा सके इन द मैटर ऑफ सर्वाइकल कैंसर. एंड एक तो यही रीजन है कि सर्वाइकल कैंसर के केस में एक भ्रांतियाँ जो फैल रही है, अवेयरनेस नहीं है लोगों में, ये चीज़ें हैं. दो चीज़ें होगी, एक तो अवेयरनेस, दूसरा की भ्रांतियाँ, ट्रेडिशनल डिसबिलीफ. थर्ड चीज़ है कि कॉस्ट भी डिसाइड करता है कि सर्वाइकल कैंसर को ट्रीट कैसे किया जाए. एक वैक्सीन का कॉस्ट अराउंड 4,000 पर डोजेस पड़ता है.
4000 2000 इसी के अराउंड पड़ता है, एंड दे आर फॉर प्राइवेट सेल्स। और इसको जो है स्पेशली रूरल वोमेन जहाँ पे कि इनकम कंपैरेटिवली अर्बन एरिया से कम है, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, बीपीएल फैमिली विल कैन नॉट अफोर्ड दिस टाइप ऑफ वैक्सीन। सो राइटर का कहना है कि आप एचपीवी वैक्सीन को स्कूल एज में जब आप उतारेंगे, स्कूल के टाइम पे ही आप देना स्टार्ट करें, स्पेशली फीमेल चिल्ड्रन को, ताकि आप प्रिवेंट कर सकें इस डिजीज़ को। एंड राइटर्स इज स्ट्रांगली emphasizing to make HPV vaccines as a part of national immunization program. So this is all about this article, and this is written by Silpika Mehrana. Moving to the next article. Next article is about the risk of unverified agri content. क्या रिस्क है? जो आजकल हम लोग देखते हैं कि इन्फ्लुएंसर पॉडकास्ट डिजिटल रीच बढ़ते जा रही है, जिस वजह से इंपॉर्टेंट सेक्टर्स है जैसे कि एग्रीकल्चर हो गया एंड अदर सेक्टर्स हो गया, तो इसमें लोग अपनी वीडियो प्रमोट करवाने के चक्कर में आप हॉल्स एंड मिस इन्फॉर्मेशन फैलाते हैं। जैसे कि आप लोग देखते होंगे कि जैसे कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड कुछ वीडियो बना दिया, मुर्गी पालन, बकरा पालन, इससे इतना पैसा कमा रहे हैं, करोड़ों का पैसा कमा रहे हैं, बट द रियलिटी इज नॉट दैट। दे आर बैक्ड बाय द फॉल्स इन्फॉर्मेशंस and they are also backed by the commercial gain of the brand that he is promoting through his video. This will benefit the company. This will also benefit the YouTube influencers who are influencing or who are trying to influence the digital public in order to get views, in order to get subscribers, etc. तो इसी केस में एक बायोफ्लॉक फार्मिंग जो केरला का एक केस स्टडी है कि बायोफ्लॉक फार्मिंग पे एक वीडियो आया था, जिसको देख के केरला में लोग बायोफ्लॉक फार्मिंग ऑप्ट करने लगे। न्यू कमर्स आर ऑप्टिंग फॉर दिस टाइप ऑफ फार्मिंग। इन बायोफ्लॉक फार्मिंग होता है जिसमें कि फिश का यूज़ किया जाता है, फिश प्रोडक्शन का यूज़ करके एक अच्छा खासा सेटअप किया जाता है। तो इस केस में हुआ क्या कि बायोफ्लॉक फार्मिंग को डिजिटल इन्फ्लुएंसर शो कर रहे थे कि इतना गेन कर रहा है, उतना गेन कर रहा है, बट जब रियलिटी में जब मेहनत करना स्टार्ट किया गया, उस पर वर्क करना स्टार्ट किया गया, दैट वॉज टू आर्डुअस वर्क एंड इनकम भी उतनी नहीं आ पा रही थी। तो बेसिकली इसमें इस आर्टिकल में हाईलाइट ये किया जा रहा है कि आप जो एग्रीकल्चर इन्फ्लुएंसर्स होते हैं उनकी एक अकाउंटेबिलिटी सेट होनी चाहिए। और किसी भी क्षेत्र में सेबी ने इंट्रोड्यूस किया था कि जो भी फीमेल इन्फ्लुएंसर्स है उसको मतलब अप्रूव्ड होना चाहिए। आप ऐसे ही जाके कैन नॉट मैनिपुलेट द मार्केट, जस्ट यू हैव व्यूज एंड जस्ट यू हैव गॉट द चैनल। तो एक सर्टेन अप्रूवल होनी चाहिए। दिस ऑल्सो गेट द एथिकल कंसर्न। आप एथिक्स में भी ये चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, खास करके बायोफ्लॉक फार्मिंग जो केरला के केस में हुआ है, इसको आप केस स्टडी के रूप में यूज़ कर सकते हैं। तो इसको रोका कैसे जाए? अभी भी हमारे पास ऐसे क्रेडिबल बॉडीज़ है लाइक ICAR जो कि रिसर्च पब्लिश करते हैं, एंड दीज आर द क्रेडिबल सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन। बट होता क्या है कि एक इंगेजिंग कंटेंट नहीं है इन रिसर्च का, एक इंगेजिंग कंटेंट नहीं है लाइक द डिजिटल इन्फ्लुएंसर्स हैव। हाँ, सम यूट्यूब चैनल्स आर देयर लाइक कृषि दर्शन एटसेट्रा आर देयर, बट दे आर नॉट सो एंगेजिंग कि आप फार्मर को एक कनेक्ट कर सकें उन चीज़ों से। अब ब्रांड क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं। तो है कि आप रिसर्च को आप इंगेजिंग बनाइए और एसेसेबल प्लेटफॉर्म बनाइए। दूसरा है कि इन लोग जो इन्फ्लुएंसर, एग्री इन्फ्लुएंसर है और एनी अदर डिजिटल इन्फ्लुएंसर है, उसकी एक अकाउंटेबिलिटी सेट होनी चाहिए। यू कैन नॉट जस्ट इन्फ्लुएंस इन ऑर्डर टू गेट योर व्यूज़। इसका रियल बेनिफिट होनी चाहिए सोसाइटी में। दिस इज ऑल अबाउट दिस आर्टिकल। इस नेक्स्ट स्लाइड में इसी के बारे में बताया गया। ये आर्टिकल डेविस अगस्टीन के द्वारा लिखी गई है। The way misinformation causing financial losses among farmers who act on these videos. Bioflock farming, fish farming in Kerala cited a failed trend driven by virals. जो वायरल वीडियोस होते हैं उसका इम्पैक्ट ये है। This is all about this article. Moving to the next article. Flaky numbers offer little consolation. अभी हाल फिलहाल में WHO के द्वारा एक डेटा दी गई है जिसमें पॉवर्टी के नंबर और कंजम्पशन के नंबर शो किए गए कि अब जो गवर्नमेंट है वो PPP की तरफ शिफ्ट होना चाह रही है। PPP मैट्रिक्स क्या होती है? परचेज पैरिटी। तो उसमें बोल रहा है कि आप इसमें क्या करते हैं, कंज्यूमर के हिसाब से आप
चीज़ों को डिसाइड करते हैं, चीज़ों को, या फिर डेटा जो कलेक्ट करते हैं आप कंज्यूमर के हिसाब से करते हैं, ना कि प्रोड्यूसर्स के हिसाब से। तो ये जो शिफ्ट आ रहा है इसमें एक डिजिटल क्या प्रॉब्लम क्या आ रहा है कि एक डिजिटल डेटा कलेक्शन शो कर रहा है न्यू कंज्यूमर्स गुड्स, जैसे कि ई कॉमर्स वगैरह आ गए हैं, तो इनका जो है इंक्लूजन नहीं हो पा रहा है, रेफरेंस पीरियड चेंज हो रहा है। वी हैव लाइक फाइनेंशियल ईयर 2011-12 से हम लोग बेस ईयर मानते हैं, बट 2011-12 से और 2024-25 में एक वास्ट डिफरेंस नजर आता है। A series of new consumers have arisen. Various companies like Zomato, Swiggy, etc. has arrived, Zepto, etc., which completely changed the faces of consumerism in India, especially in terms of eating habits, purchasing habits like other brands, Amazon, Myntra, etc. तो ये जो पॉवर्टी नंबर्स हैं उनका एक क्लियर पिक्चर नहीं मिल पा रहा है, और जब आप ये सारी डेटा को कलेक्ट करेंगे और उसको आप पीपीपी मैट्रिक्स के हिसाब से सेट करेंगे, देन यू कैन गेट द रियल डेटा ऑफ द पॉवर्टी। एंड वैसे अभी क्या हो रहा है, अभी ये हो रहा है कि वर्ल्ड बैंक अलग डेटा निकाल रही है, इंडियन गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स प्रोग्राम एंड इम्प्लीमेंटेशन अलग डेटा निकाल रही है, यही चीज़ें चल रही है। एंड व्हेन सम डेटा, जैसे रिसेंटली प्रधानमंत्री ने आईएलओ के डेटा को साइट करते हुए बोला कि 60% से ज़्यादा लोग इंडिया में सोशल सिक्योरिटी की जो भी स्कीम्स आ रही है उनका बेनिफिट उठा रहे हैं। एक तो आईएलओ के डेटा को कोट करते हैं कि इन टर्म्स ऑफ शोइंग हिज स्ट्रेंथ लाइक सोशल सिक्योरिटी, बट दूसरे ही केस में आप देखेंगे तो प्रधानमंत्री और या फिर कोई भी गवर्नमेंट बॉडी ये रिकॉग्नाइज नहीं करती है कि आईएलओ ने एक डेटा ये भी दिया था कि एम्प्लॉयमेंट परसेंटेज जो है इंडिया में 40% से ज़्यादा है इन रियलिटी। वैसे गवर्नमेंट डेटा में 4% दिखा रही है, 4% to 7% ये शो किया जाता है एम्प्लॉयमेंट परसेंटेज, बट इन रियल केसेस दैट द एम्प्लॉयमेंट टचेस टू 40%। एक तरफ तो एक आप सेलेक्टिवली डेटा को कैच कर रहे हो कि आपकी जब तारीफें दिखाई जा रही है तो आप यू आर कैचिंग दैट डेटा, एंड जब आपकी कमजोरियां दिखाई जा रही है तो आप उसको रिजेक्ट करते हो या फिर कुछ बोलते ही नहीं उस पर। तो ये चीज़ें हैं, आप इस आर्गूमेंट को कंस्ट्रक्टिवली लिख सकते हैं एग्जाम में, एंड दिस इज नॉट a criticism, this is the constructive criticism, so you can mention this data also. Moving to the next article, CBAM and steel decarbonization. यूरोपियन यूनियन ने एक बिल पास किया और जिसके अंदर CBAM कार्बन बेस्ड मैकेनिज्म जो है, एडजस्टमेंट मैकेनिज्म, चूंकि यूरोपियन यूनियन टारगेट कर रहा है कि 260 तक इनको जो है क्लाइमेट न्यूट्रल होना है, तो इन्होंने स्टेप्स लेना चालू कर दिया है जिसके अंदर क्लाइमेट बेस्ड इनिशिएटिव लाइक कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म। तो इसके अंदर क्या हो रहा है कि अब जो भी प्रोडक्शन या फिर मैन्युफैक्चरिंग या फिर सर्विसेज यूज कर रहा है कार्बन को एज ए बाय प्रोडक्ट और रिलीज कर रहा है एज ए बाय प्रोडक्ट, जैसे कि स्टील हो गया, कोल हो गया, आयरन हो गए, इसको जब हम लोग ट्रीट करते हैं तो ये कार्बन एज ए बाय प्रोडक्ट निकलता है CO2। तो इसी बेसिस पे जो यूरोपियन कंट्रीज हैं दे आर टैक्सिंग, एंड इसका इम्पैक्ट क्या होगा कि हमारे इंपोर्ट जो है हमारे एक्सपोर्ट जो है यूरोपियन कंट्रीज में रिड्यूस्ड हो जाएंगे, क्योंकि इंडिया इज़ अ बिग सप्लायर ऑफ आयरन ओर एंड स्टील, तो इसका इम्पैक्ट स्टील इंडस्ट्री पे पड़ेगा। तो वही कह रहा है कि CBAM will impact Indian steel export, especially as 84 to 89% of Indian steel export to the EU falls under the CBAM scope। यहाँ तक इम्पैक्ट पड़ रहा है कि 84 to 89% जो है हमारी स्टील एक्सपोर्ट अफेक्ट होंगे। चैलेंजेस क्या होंगे फिर हमारे एक्सपोर्ट सेक्टर्स के लिए? देयर इज हाई emissions, डिपेंडेंस ऑन कुकिंग कोल imports, पुअर स्क्रैप अवेलेबिलिटी, lack of green hydrogen, weak renewable integration and inadequate financial capacity। जब हम लोग चैलेंजेस की बात करेंगे तो आप ये सारे 5 पॉइंट जो भी है जनरेट हो रहे हैं उसको आप लिख सकते हैं। जो छोटे सेक्टर्स हैं उस पर भी इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। तो सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं इसके लिए? आप स्किल करें, न्यू टेक्नोलॉजी पे आप पैसा खर्चा करें, R&D करें, research and development, etc. These will be the solution. Moving to the next article. Israel aggression against Iran.
इस टाइप के आर्टिकल हम लोगों ने पिछले वीक्स में बहुत सारे आर्टिकल कवर करे हैं, तो इस पर ज़्यादा डिस्कस मैं करूँगा नहीं. इफ़ यू वांट टू नो मोर अबाउट दिस आर्टिकल, प्लीज़ विजिट द न्यूज़पेपर एनालिसिस ऑफ लास्ट वीक. ऑलमोस्ट हर डे एक आर्टिकल आता था जिसमें कि इजराइल एग्रेशन अगेंस्ट ईरान ये था. तो इस आर्टिकल को हम लोग डिस्कस करते नहीं हैं. रेफर टू DCA डेली करंट अफेयर्स एनालिसिस को आप रेफर करें. यू विल गेट द डिटेल्स ऑफ दिस आर्टिकल, और इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल्स बताया गया. ऑल्सो आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू टू फॉलो द DCA, दैट इज़ डेली करंट अफेयर्स एनालिसिस. उसमें जो भी चीज़ें करंट अफेयर्स की समस्या है, आपकी सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएगी. एंड मैं ये इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली तो लाता ही रहूँगा. साथ ही साथ जो इंडियन एक्सप्रेस की एक एसेंशियल मैगजीन आती है, UPSC एसेंशियल करके, दिस न्यूज़पेपर प्रोड्यूसेस इट्स ऑन मैगजीन, जैसे कि विजन का आता है मंथली और अदर. तो न्यूज़पेपर का एक अलग रेपुटेशन होता है. तो इंडियन एक्सप्रेस के एसेंशियल्स को भी मैं पढ़ूंगा. सो प्लीज़ फॉलो दिस क्लासेस. एंड करंट अफेयर्स को आप यदि आधा घंटा देते हैं या फिर 15 मिनट ही आप दीजिए, उसको आप स्पीड अप करके देख लीजिए 15 मिनट में. आधा घंटा से तो ज़्यादा की क्लास होती नहीं है, तो 15 मिनट ही आप दीजिए डेली. यू विल गेट वेरी स्ट्रॉन्ग होल्ड ओवर द करंट अफेयर्स. और उसके अलावा मैं क्या करूँगा कि जो आपको मैंने पढ़ा है एक हफ्ते में, उसके लिए मैंने 10 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चंस आपको हर एक वीक के एंड में मिलेगा. वो भी करंट अफेयर्स पे बेस्ट रहेंगे. दीज आर द बेस्ट क्वेश्चंस. सो प्लीज़ फॉलो दिस क्लासेस. एंड आप इनकरेज कीजिए दूसरों को भी, आप कि आइए और क्लास को अटेंड कीजिए. एंड जो भी समस्या हो रही है, जो भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं आप, प्लीज़ मेंशन इन द कमेंट सेक्शंस. तो चलिए फिर आगे के आर्टिकल्स को देखते हैं. तो इजराइल एग्रेशन अगेंस्ट ईरान, इसके बारे में कुछ चीज़ें हैं, हालांकि आप रेफर्स करेंगे डेली करंट अफेयर्स एनालिसिस को. कुछ चीज़ें हैं जैसे कि इजराइल ने स्ट्राइक किया ईरान को, जिसमें कि वेरियस मिसाइल्स यूज़ हुए. एंड US ने भी अटैक किया ईरान को. इन रिस्पॉन्स ईरान ने थ्रेटन किया कि दे विल कट द ऑयल सप्लाई थ्रू choking the Strait of Hormuz. This is all about this article. Please refer DCA. The possibility of caste census. कास्ट सेंसस भी, ये आर्टिकल भी मैंने डिटेल में कवर किया है इंडियन एक्सप्रेस के एक्सप्लेन सेक्शन में के अंतर्गत. मैंने ये आर्टिकल कंप्लीट किया है और उसमें ज़्यादा डिटेल्स है इन कंपैरिजन टू दिस आर्टिकल. सो आप DCA को फॉलो करेंगे. हालांकि मैं कुछ चीज़ें इसके बारे में बताऊंगा कि कास्ट सेंसस में प्रॉब्लम क्या है और क्या इंक्लूड होने वाला है. एक तो देखिए कि कास्ट सेंसस में एक ये सोचा जा रहा है कि एक टारगेटेड SC ST के विदिन जो है टारगेटेड कोर ग्रुप, जिसको कि रिजर्वेशन का बेनिफिट नहीं मिला है, तो वो क्रिएट किया जाए. दूसरा कि क्वेश्चंस आर राइजिंग अबाउट कि इंक्लूजन ऑफ SC ST, जिसमें कि आप रिलीजियस इंक्लूजन कर सकते हैं कि नहीं, मुस्लिम्स या फिर क्रिश्चियंस का इंक्लूजन कर सकते हैं कि नहीं, ये क्वेश्चंस हैं. तो दीज विल बी द सोशियो इकोनॉमिक सेंसस. और ज़्यादा इसके बारे में जानना चाहते हैं तो डेली करंट अफेयर्स एनालिसिस को आप फॉलो करें. और आगे कुछ इसके बारे में मैंने डिस्कस करा है, आपको बताऊँ. मूविंग टू द नेक्स्ट आर्टिकल, हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन. हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन पे भी आर्टिकल आया है DCA में, इसलिए मैं आप लोगों को बोलता हूँ कि डेली करंट अफेयर्स एनालिसिस को फॉलो कीजिए. उसमें भी आर्टिकल आया था कि वाई साउदर्न स्टेट्स को क्यों प्रॉब्लम हो रही है कि फाइनेंस कमीशन का जो फंड जो है नॉर्दर्न स्टेट को मिल रहा है. तो हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फेडरल ट्रांसफर्स. हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन में होता क्या है, देखिए क्राइटेरिया है कि इनकम डिस्टेंस. एक तो पहले इनकम डिस्टेंस है जिसका कि 45% वेटेज है. फिर पॉपुलेशन आता है जो कि 2011 के बेस पे जिसका है वेटेज 15%. एरिया उसका वेटेज है 15%. फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी 10%. डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस DP उसका 12.5% है. टैक्स 2.5%. टैक्स एफर्ट जो है 2.5%. तो साउदर्न स्टेट का ये कंसर्न है कि पॉपुलेशन के हिसाब से देखा जाए तो नॉर्दर्न स्टेट जैसे कि बिहार हो गया, UP हो गया, इन क्षेत्रों में ज़्यादा बजट जाता है सेंटर का इन कंपैरिजन टू द स्टेट्स लाइक केरला, तमिलनाडु, जहाँ पे डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस अच्छा है. उसमें मात्र 12.5% जाता है, जब पॉपुलेशन वाले स्टेट्स में 15% जाता है. तो ये मेन कंसर्न है इस आर्टिकल के विषय में. मूविंग टू द, देखिए अगले स्लाइड्स में बताया गया.
पॉपुलेशन कंपोजिशन क्राइटेरिया इन हॉरिजॉन्टल शेयरिंग में क्या है, पॉपुलेशन साइज क्राइटेरिया जो है ये डिसाइड करता है कि रेवेन्यू कैसे स्टेट्स में बटेगी। इक्वल पर कैपिटा शेयर इग्नोर स्टेट्स स्पेंडिंग नीड। इशू क्या है, इशू ये है कि स्टेट का जो स्पेंडिंग है उस पर इम्पैक्ट पड़ता है। और पीएससी जो है पॉपुलेशन साइज क्राइटेरिया है वो डिपेंडेंट पॉपुलेशन को कंसीडर नहीं करता है, ना कि एल्डरली ना कि चिल्ड्रन। तो साउदर्न स्टेट्स का कहना है कि इस पॉपुलेशन कंपोजिशन क्राइटेरिया को रिप्लेस कीजिए। हालांकि ये चीज़ें होने वाली होते दिख नहीं रही है, क्योंकि एक मैंने डिबेट देखा था लोकसभा का, बहुत पुराना डिबेट था। आई सॉ अ डिबेट वेयर लालू यादव हैज़ बीन एड्रेस्ड। स्पीकर जो कि आंध्रा के थे उन्होंने एड्रेस किया था लालू यादव को कि सिर्फ आप बिहार के बारे में ही बात करते हैं, स्पेशल पैकेज के बारे में। तो लालू यादव ने रिप्लाई दिया था कि बिहार जो है आंध्र प्रदेश से अंडा खरीदता है, मछली खरीदता है एंड मैनी मोर थिंग्स, तो बिहार के भी बारे में कुछ सोचिए, ऐसा कुछ करके बोला था। सी देयर आर डिफरेंट, ये मैं स्टोरी इसलिए बता रहा हूँ कि देयर आर डिफरेंट पर्सपेक्टिव अबाउट द हॉरिजॉन्टल इवोल्यूशन एंड वर्टिकल इवोल्यूशन। सो हर एक की अपनी एक आर्गूमेंट है एंड बीइंग एन एस्पिरेंट आपको दोनों पक्ष को लेकर चलना है एंड कंस्ट्रक्टिवली आपको चीज़ों को लिखना है। कास्ट सेंसस के बारे में जो मैंने बताया था कि इंटर से SC/ST में टारगेटेड रिजर्वेशंस को देखा जा सकता है। ग्रेनुलर पॉलिटिक्स रिगार्डिंग एक्चुअल कास्ट नंबर, कास्ट पॉलिटिक्स राइज हो सकता है, ये चीज़ें एंड कास्टिज्म इससे खत्म नहीं होगा। मूविंग टू द नेक्स्ट आर्टिकल, बुरियल माउंट्स एज वर्ल्ड हेरिटेज साइट, सराय मोइदम्स। ये एक नॉर्थ ईस्ट जो है इम्पोर्टेंट हेरिटेज साइट है। इसके रिगार्डिंग एक स्टोरी है कि 1228 AD में ताई प्रिंस फ्रॉम म्यांमार वो असम की ओर आए थे और सराइडो जो है एक जगह है असम में, तो उनको अपना फर्स्ट कैपिटल बनाया था। एंड पटकाई हिल्स, पटकाई की पहाड़ियों को क्रॉस करके जब चाओलुंग शुखापा जब आए असम में, तो सराइडो को कैपिटल बनाए और उन्होंने रीजन्स के लिए बहुत अच्छे अच्छे काम किए। और जब उनकी डेथ हुई तो उनकी बॉडी को क्रीमेट नहीं किया गया, जबकि एक सर्कुलर टॉम में रख के उस सराइडो में प्रिजर्व किया गया। एंड जो सराइडो है, हंड्रेड्स ऑफ सराइडोस और सराइडो मोइडम्स, सॉरी देखिए सराइडो प्लेस है, अब मैं मोइडम्स जो बोलते हैं बुरियल्स माउंट को बोलते हैं, तो हंड्रेड्स ऑफ मोइडम्स अराउंड द आसाम्स आर देयर। एंड इसको बोला जाता है कि लोकल्स का मानना है कि मोइडम्स को जो प्रोटेक्ट करते हैं मोइडम बाय दियो, दीज आर द कीपर्स ऑफ द मोइडम। एंड इसको एक स्पिरिचुअल सेंटर माना जाता है अहोम डायनेस्टी का। This is all about this article. Moving to the next article. The horror. आइए इस आर्टिकल के बारे में देखते हैं। दिस आर्टिकल फोकसेस ऑन जेंडर वायलेंस। होता क्या है कि जेंडर वायलेंस के रिगार्डिंग जो भी डिबेट्स होते हैं टीवी पे या फिर अदर्स जगहों पे, तो उससे क्या हो रहा है कि जेंडर वायलेंस नॉर्मलाइज होते जा रहा है और सेंसिटाइजेशन जो होती है वो धीरे धीरे कम होती जाती है। एंड यदि कुछ किसी के साथ होता है इन फ्यूचर, तो पीपल्स विल नॉट बी सेंसिटाइज एनफ टू सिंपैथाइज विद देम। तो इस नेचर्स को इस आर्टिकल में हाईलाइट किया गया है। मेघना प्रवीर जी लिखती है कि क्रिटिक्स नो हाउ जेंडर बेस्ड वायलेंस इज पोर्ट्रेड इन मास मीडिया एंड न्यूज़। तो क्रिटिक्स जो है कैसे प्रेजेंट करते हैं चीज़ों को, जिससे कि विक्टिम वेदर बिलोंगिंग टू एनी कास्ट, एनी क्लास और एनी रिलीजन्स, दे विल गेट ऑपरेशंस का सामना करना पड़ता है। और इससे जो है विक्टिम्स को एक ह्यूमिलिएशन और स्टीरियोटाइप्स फेस भी करनी पड़ सकती है। सो मीडिया में जो ये ग्लोरी चल रही है उसको बहुत जल्दी से जल्दी इस चीज़ों को रेक्टिफाई करना चाहिए और एक सेंसिटिविटी और सेंसिटाइजेशन क्रिएट करें थ्रू गुड न्यूज़ डिबेट। मूविंग टू द नेक्स्ट आर्टिकल, टीचिंग डेमोक्रेसी इन द डिस्ट्रेस। यह आर्टिकल डेमोक्रेसी के बारे में है कि आज के ज़माने में जो लड़ाइयाँ हो रही है, वेदर इट इज़ इजराइल ईरान कॉन्फ्लिक्ट, वेदर इट इज़ इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट एंड वेदर इट इज़ रशिया यूक्रेन वॉर, तो दीज सिचुएशंस आर नॉट फॉर डेमोक्रेसी। और डेमोक्रेसी अपने हिसाब से आजकल मॉडिफाई होती जा रही है। तो इसी चीज़ को मेंशन किया गया है आर्टिकल अंजलि चौहान के द्वारा। दिस इज ऑल अबाउट दिस आर्टिकल। मूविंग टू द नेक्स्ट आर्टिकल, द क्वेस्ट ऑफ पैरिटी इन मेकिंग इंडियन नेशनलिज्म। यह आर्टिकल लिखा गया है
इकबाल अहमद के द्वारा। एंड दिस इज नॉट आर्टिकल, दिस इज द बुक रिव्यू। एक बुक है, द मुस्लिम सेकुलर पैरिटी एंड द पॉलिटिक्स ऑफ इंडियाज पार्टीशन। इसमें आप अबुल कलाम आज़ाद की बात कर रहे हैं एंड बहुत सारे जो लेटेस्ट मुस्लिम सेकुलर्स हैं, जैसे कि अब्दुल कलाम आज़ाद की भी बात हो रही है। एंड लेटेस्ट जैसे शेख अब्दुल्ला हो गए, गफ्फार खान हो गए, जिन्होंने रीजनल सेकुलरिज्म को प्रमोट किया। तो इस आर्टिकल में बेसिकली ये पोर्ट्रे किया जा रहा है कि मुस्लिम सेकुलर कैसे होते हैं और क्या इम्पैक्ट होता है इनका सोसाइटी पे और नेशनलिज्म पे। एंड दिस इज गुड आर्टिकल। बेसिकली ये बुक रिव्यू है, तो उसके बारे में इतना ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं है, बट इंपॉर्टेंट टॉपिक इसमें से क्या आ सकता है, सेकुलरिज्म। हिंदूज के अंदर क्या हो सकता है, मुस्लिम्स के अंदर क्या हो सकता है, क्रिश्चियंस के अंदर क्या हो सकता है। सबका अपना अपना एक नज़रिया है सेकुलरिज्म के प्रति। तो ये आर्टिकल आपको मुस्लिम्स के सेकुलरिज्म के बारे में बताता है और ये सेकुलरिज्म कैसे एक नेशनलिज्म तक लेके जाता है। दिस इज ऑल अबाउट दिस आर्टिकल। मूविंग टू द नेक्स्ट आर्टिकल, फ्रीडम फिक्शन। ये भी एक बुक रिव्यू है, जिसमें कि कौन सा बुक है, फ्रीडम इंक, जेंडर्ड कैपिटलिज्म इन द न्यू इंडियन लिटरेचर एंड कल्चर। एंड दिस बुक इज बीन रिटन बाय मुक्ति लखी। तो ये आर्टिकल जो है रिफ्लेक्ट करता है किस चीज़ के बारे में, कि वुमेन जो डिस्क्रिमिनेशन फेस करती है इन टर्म्स ऑफ वेजेस, वर्क एंड फ्रीडम। तो ये क्या आइडेंटिफाई करता है कि दिस आर्टिकल एग्जामिन्स द न्यू लिबरल बिलीफ ऑफ सेल्फ हेल्प लिटरेचर्स एंड द कमोडिफिकेशन ऑफ रोमांटिक लव इन पोस्ट 1990s इन इंडिया। एंड ये आर्टिकल रिफ्लेक्ट करता है वुमेन्स के बहुत सारे इंटरप्रिटेशंस हैं, जैसे कि इस क्रॉस सेक्शनल व्यू में आप जाएंगे तो दलित वुमेन, मुस्लिम वुमेन, क्रिश्चियन वुमेन, हिंदूज वुमेन, क्या रेपुटेशंस रही है, क्या अचीवमेंट्स रहे हैं और क्या डिस्क्रिमिनेशन फेस करने पड़ रहे हैं, इवन एट द सीईओ लेवल, इवन एट द गवर्नमेंट लेवल। तो उसी फ्रीडम के बारे में ये लिखा गया ये आर्टिकल। एंड ये जो है यही चीज़ें यहाँ पे बात की गई है, इंडिविजुअल एंटरप्राइजेस, कल्चरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्रीडम, आइडेंटिटी एंड रिलेशनशिप। मूविंग टू द नेक्स्ट आर्टिकल, वाई डू इंडिया सुपर रिच ओज टू व्हाट डू इंडिया सुपर रिच ओज टू द पुअर। इंडिया में जो टॉप 1% है, जैसे कि ऑक्सफैम रिपोर्ट में देखा जाता है कि टॉप 1% होल्ड द 57% ऑफ द वेल्थ। तो वो टॉप 1% जो सुपर रिच है इंडिया के, वो क्या करते हैं, कैसे गरीब को ओ करते हैं, ओ टू द पुअर। This article engages with the Western centric theories of global justice. This is all about the global justice. And आजकल के जो रिच हैं, they are inspired by the Thomas Poe's cosmopolitans. It also aid to the local nuances and the critics. यही चीज़ें इस आर्टिकल में डिस्कस की गई है कि एक वेस्टर्न अप्रोच है, एक क्रिटिसिजम्स भी हैं, कैपिटलिज्म का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है हमारे टॉप 1% पे। Moving to the next article, navigating India's maritime challenges in the era of climate change. What our maritime boundaries are facing the challenges. तो इसको समझने के लिए मैंने एक इन्फोग्राफिक्स तैयार किया है, चलिए इसको समझते हैं। तो मैरीटाइम चैलेंजेस है कि फिशरीज में एक चैलेंजेस हैं, जैसे कि हमारी जो फिशरी है वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट फिश प्रोड्यूसर्स हैं। इसको इम्पैक्ट क्या हो रहा है कि वार्मिंग सी वार्मिंग्स जो हो रहे हैं उससे इम्पैक्ट हो रहा है, माइग्रेशन शिफ्ट हो रहे हैं विद इन द ओशियंस, विद इन द सी देयर इज माइग्रेशन अमंग द फिशेस, और अनस्टेबल प्रोडक्शंस हो रहे हैं, और फिश प्रोडक्शन आर वेरी अनस्टेबल, द रीजन बीइंग द क्लाइमेट चेंज एंड ग्लोबल वार्मिंग। शिपिंग सेक्टर पे क्या इम्पैक्ट कर रहा है, तो साइक्लोन जो है चेंज होते रहता है, एक ट्रेंड जो है चेंज होते रहता है साइक्लोन्स का। इससे हमारे जो शिपिंग इंडस्ट्री है उन पर एक गहरा प्रभाव पड़ता है। दैट दैट इज रिफ्लेक्टेड इन द इंश्योरेंस कवर, इंपोर्ट ड्यूटीज एट्सेट्रा। और रिस्क है किस चीज़ को, इंफ्रास्ट्रक्चर्स को भी रिस्क है, पोर्ट, लॉजिस्टिक्स हब, ऑयल टर्मिनल्स, स्टॉर्म सर्ज एट्सेट्रा। सॉल्यूशंस क्या है, एलएनजी मैनग्रोव रिस्टोरेशंस, एलएनजी का यूज़ कीजिए, मैनग्रोव रिस्टोरेशंस कीजिए, दीज आर सम सॉल्यूशंस। नेक्स्ट आर्टिकल है टेक्नोलॉजिकल कंपटीशन एंड द वर्ल्ड ऑर्डर। दिस आर्टिकल फोकसेस ऑन द राइजिंग टेक्नोलॉजिकल यूसेस एंड द वर्ल्ड
ऑर्डर। इन्फोग्राफिक्स देखते हैं। दिस आर्टिकल हैज बीन रिटन बाय देवनाथन एंड राहुल एस। तो जो कंपटीशन बढ़ रहा है, क्यों बढ़ रहा है, देखिए, एक लॉन्ग वेव ऑफ टेक्नोलॉजिकल चेंज है फ्रॉम आईसीटी टू एआई, क्वांटम कंप्यूटिंग, टेक्नो नेशनलिज्म एंड इंपेरियलिज्म, इनोवेशन ड्रिवन बाय द स्टेट, यूएस, चाइना, इंडिया, टेक्नोलॉजिकल राइवलरी। एंड टेक्नोलॉजिकल राइवलरी किस क्षेत्र में दिख रहा है? रोबोटिक्स में दिख रहा है, स्पेस में दिख रहा है, जैसे कि चाइना हो गया, इंडिया हो गया, यूएस हो गया। चाइना ने मून लैंडिंग की तो यूएस ने भी मून लैंडिंग, सॉरी, यूएसए ने मून लैंडिंग की तो चाइना ने भी की, फिर इंडिया ने भी की। और क्लाइमेट चेंज को कैसे मिटिगेट करते हैं इस क्षेत्र में भी। एक तरफ तो हमारे पास चैलेंजेस भी है, दूसरी तरफ हमारे पास अपॉर्चुनिटी है फॉर कॉपरेशन। जैसे कि स्पेस सेक्टर्स में एक्सियम 4 के अंदर शुभांशु शुक्ला भी स्पेस में गए थे। तो कॉपरेशन करने के लिए बहुत सारे स्कोप हैं और कंपटीशन भी बहुत सारे हैं इन डिफेंस सेक्टर स्पेशली। दिस इज ऑल अबाउट दिस आर्टिकल। मूविंग टू द नेक्स्ट आर्टिकल, रिलेशनशिप बिटवीन इनकम इक्वलिटी एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। डायरेक्ट इन्फोग्राफिक्स देखते हैं। इनकम इक्वलिटी, इनइक्वलिटी और इकोनॉमिक ग्रोथ में क्या रिलेशनशिप है। तो कुजनेट कर्व्स जो है शो करता है किस चीज़ को? इनइक्वलिटी राइजेस, इनइक्वलिटी को शो करता है। और कुजनेट कर्व्स कहता क्या है? इनइक्वलिटी फर्स्ट राइजेस देन फॉल्स। रिसेंट स्टडी क्या बोल रहा है कि मिक्स्ड रिजल्ट, पहले जैसे होता था कि इनइक्वलिटी पहले बढ़ा फिर घटा, वो अब नहीं हो पा रहा, अभी बढ़ रहा है, घट रहा है, फिर बढ़ रहा है, फिर घट रहा है, एंड दिस इज शोइंग द मिक्स्ड रिजल्ट। फाइंडिंग्स क्या है? इनइक्वलिटी जनरली हर्ट्स ग्रोथ। ओके, एवरीबॉडी नो दैट इनइक्वलिटी का इंपैक्ट पड़ता है ग्रोथ पे, और प्राइमरी एजुकेशन पे भी इंपैक्ट पड़ता है। इनकम कैटेगरी वाइज लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज, इनइक्वलिटी जो है पॉजिटिव फॉर ग्रोथ। कौन कौन से चैनल एक्सप्लोर किया जा सकते हैं? एक पॉलिटिकल इकोनॉमी को एक्सप्लोर किया जा सकता है, जहाँ पे कि सोशल अनरेस्ट जैसे कि क्राइम, राइट्स, ये सब हो सकता है व्हेन इक्वलिटी इंक्रीजेस। तो ज़रूरत है कि हम लोगों को ह्यूमन कैपिटल में इन्वेस्ट करने की, एंड दैट विल बिल्ड द ह्यूमन कैपिटल। मूविंग टू द नेक्स्ट आर्टिकल, टीचिंग डेमोक्रेसी। ये आर्टिकल वही चीज़ रिपीट हो रही है, तो आप इसको इग्नोर कर सकते हैं कि डेमोक्रेसी आज के ज़माने में कैसा है। और दिस इज़ द लास्ट आर्टिकल, जिसमें कि बताया गया कि एक कश्मीर वोटर हैं जिन्होंने 31 की उम्र में वोट किया। दिस सॉज द फ्लोरिशिंग ऑफ डेमोक्रेसी इन कश्मीर इवन आफ्टर द पहलगाम अटैक। एंड ये क्या शो करता है कि पॉलिटिकल एलियनेशन जो पहले हो रखा था उसको हम लोग रिविजिट कर रहे हैं और उसको रिकवर करने की कोशिश कर रहे हैं। एंड इससे ट्रस्ट बढ़ता है गवर्नमेंट में और गवर्नेंस भी इंप्रूव होता है। मूविंग टू द नेक्स्ट आर्टिकल, एंड दिस इज लास्ट आर्टिकल, और जो मंथली डेटा दिए जाते हैं WPI, MPI, इसके रिगार्डिंग। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस आर्टिकल, दिस इशू नंबर 25 of EPW magazine, and I would request to please see daily current affair analysis, and EPW के रीच को आप ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाइए, एंड दिस विल गिव मी द मोटिवेशन टू कंटिन्यू दिस सीरीज। ओके, दिस इज ऑल अबाउट दिस। और 50 मिनट के आसपास ये लेक्चर्स हो गया है। तो और लास्ट में ये बोलना चाहूँगा, प्लीज़ लाइक करें हमारे इनिशिएटिव को, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। कमेंट। ओके, थैंक यू।